नमस्कार, मैं समर भूमि से रोहित शर्मा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी ने पूरे 5 राज्य में बंद का आह्वान किया है। ये बंद का आह्वान किस लिए किया गया है और क्या मसला उसमें है, यह बता दूं आपको। इससे पहले मैं बताना चाहूंगा आपको ये बात कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी ने पूरे भारतवर्ष को 5 ब्यूरो में बांट रखा है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट एंड सेंट्रल। तो अभी जो पर्चा जिसकी मैं बात करने जा रहा हूँ, ये पूर्वी रीजनल ब्यूरो है, मतलब ईस्ट रीजनल ब्यूरो। इसको शॉर्ट में ईआरबी भी कहते हैं। इसके पहले एक ईआरबी जो नॉर्थ था, नॉर्थ रीजनल ब्यूरो, उसको सीपीआई माओवादी की केंद्रीय कमेटी ने भंग कर दिया है कई कारण को बताते हुए। लेकिन अभी जो पर्चा रिलीज हुआ है ईआरबी का है, और ईआरबी जो है भारत के उन हिस्सों में काम करती है जो कि पूर्वी हिस्सा जिसको हम मानते हैं। तो आइए इसमें क्या मसला है और क्यों पर्चा जारी किया गया है और बंद का आह्वान भी इन्होंने क्यों किया है, इन तमाम मसलों पर बात करते हैं और जानते हैं उनके पर्चे के माध्यम से वो क्या कहना चाहते हैं। जैसा कि मैंने बताया था आपको, माओवादियों ने पूरे भारत को 5 रीजनल ब्यूरो में बांट रखा है। उसमें से एक रीजनल ब्यूरो है पूर्वी रीजनल ब्यूरो, जिसकी तरफ से 27 सितंबर 2025 को एक प्रेस रिलीज जारी किया गया था। ये प्रेस रिलीज जो है ऑपरेशन कगार के तहत चलाए जा रहे बर्बर दमन जो सरकार चला रही है उसके खिलाफ बंद का आह्वान है। तो आइए देखते हैं ये बंद का आह्वान क्या है। और ये जो बंद का आह्वान है ये आपको बिहार, झारखंड, उत्तरी छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और असम में, ये 5 राज्य हैं जहां पर कि बंद का आह्वान है। और पूर्वी रीजनल ब्यूरो इसी में काम करती है। तो इसका जो प्रेस रिलीज है वो बताता है, ऑपरेशन कगार के तहत जारी बर्बर फांसीवादी पुलिसिया दमन व राज्य आतंक के खिलाफ 8 अक्टूबर 2025 तक प्रतिरोध सप्ताह और 15 अक्टूबर 25 को एक दिवसीय बिहार, झारखंड, उत्तरी छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और असम बंद रहेगा। 8 अक्टूबर से 15 अक्टूबर के बीच में जो है ये प्रतिरोध सप्ताह मनाएंगे। इसमें कि हो सकता है कि पुलिस पर भी अटैक हो या फिर जो भी हो। और 15 अक्टूबर को एक दिन का जो है बंद है इन 5 राज्यों में। विज्ञप्ति लिखता है दिनांक 15 सितंबर 25 को केंद्रीय कमेटी व ईआरबी मान ईस्ट रीजनल ब्यूरो जिसकी तरफ से जारी किया गया पर्चा है के सदस्य कॉमरेड सहदेव सोरेन उर्फ अनुज। इनके बारे में मैंने बताया था पिछले वीडियो में आपको कि किस तरीके से सहदेव सोरेन की हत्या पुलिस ने किया है। बिहार झारखंड स्पेशल एरिया कमेटी सदस्य कॉमरेड रघुराम हेम्ब्रम उर्फ चंचल और जोनल कमेटी सदस्य कॉमरेड राम खिलावन गंजू उर्फ बिरसेन को कोबरा और झारखंड पुलिस द्वारा साजिश के तहत फर्जी मुठभेड़ में बर्बरतापूर्ण हत्या करने दिनांक 7 सितंबर 25 को कॉमरेड चंद्र हंसदा उर्फ अमित उर्फ अपटन को पुलिस द्वारा फर्जी मुठभेड़ में हत्या करने दिनांक 13 अगस्त 25 को कॉमरेड नीलेश उर्फ अरविंद को घायल अवस्था में पकड़कर बर्बर यातनाएं देने के बाद ठंडे दिमाग से गोली मारकर हत्या करने और कॉमरेड जयकांत गुरुचरण बासमती को पकड़कर गुप्त रखने जैसी असंवैधानिक पुलिस कार्रवाई के खिलाफ पूर्वी रीजनल ब्यूरो भाकपा माओवादी द्वारा आहूत 8 अक्टूबर से 14 अक्टूबर 25 तक बिहार, झारखंड, उत्तरी छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और असम राज्यों में प्रतिरोध सप्ताह तथा 15 अक्टूबर 25 को एक दिवसीय बंद को सफल करें। ये इनका पर्चा है, मतलब प्रेस विज्ञप्ति है। मालूम हो कि दिनांक 15 सितंबर 25 को हजारीबाग जिला के गोरहट थाना अंतर्गत
पातीतिरी जंगल में एक साजिश के तहत फर्जी मुठभेड़ में केंद्रीय कमेटी व पूर्वी रीजनल ब्यूरो सदस्य कॉमरेड सहदेव सोरेन उर्फ अनुज, बिहार झारखंड स्पेशल एरिया कमेटी सदस्य कॉमरेड रघुराम हेम्ब्राम उर्फ चंचल और जोनल कमेटी सदस्य राम खिलावन गंजू उर्फ बिरसेन को झारखंड पुलिस और कोबरा ने कायरतापूर्वक बर्बरता से हत्या कर दिए और वे सभी शहीद हो गए। उसी प्रकार दिनांक 7 सितंबर 2025 को अपराह्न 1:10 में रेडियो प्रसारण केंद्र रांची से प्रादेशिक समाचार में यह प्रसारित किया गया कि आज सुबह रेला जंगल में भाकपा माओवादी के साथ मुठभेड़ में जोनल कमांडर अमित हंसदा उर्फ अपटन मारा गया। सच्चाई यह है कि कॉमरेड अमित हंसदा उर्फ अपटन को पुलिस फर्जी मुठभेड़ में हत्या की है। कॉमरेड अमित हंसदा उर्फ अपटन और एक साथी 30 अगस्त को कोल्हान तरफ कुछ काम से गए थे। उधर से सारंडा वापस आते समय दिनांक 4 सितंबर 2025 की सुबह लगभग 6 बजे मनोहरपुर थाना अंतर्गत पत्थरवासा गांव के नजदीक कमारवेरा वनग्राम होकर गुजर रहे थे। उसी समय पहले से रास्ता के किनारे घात लगाकर एम्बुश में बैठी पुलिस उन दोनों पर फायरिंग कर दी। पुलिस उन दोनों पर पुलिस उन दोनों पर फायरिंग करने से उन लोग रास्ता छोड़कर विपरीत दिशा में दौड़कर भागने लगे। कॉमरेड अपटन कुछ दूर भागने के बाद फिर बाईं तरफ मुड़ गए। उधर भी आगे तरफ एम्बुश में बैठी पुलिस उस पर अंधाधुंध फायरिंग करने लगी। संभवतः उस फायरिंग में कॉमरेड अपटन को गोली लगने से वे घायल हो गए और पुलिस उनको पकड़ लिया। दूसरे साथी भागकर निकलने में सफल रहे। इसी तरह पुलिस कॉमरेड अपटन को दिनांक 4 सितंबर को सुबह 8 बजे ही पकड़ा है। पकड़ने के बाद पूछताछ के दौरान 3 दिनों तक काफी बर्बर शारीरिक यातना देने के कारण उनकी हालत बिगड़ गई होगी। बचने की कोई उम्मीद नहीं देख जल्लाद की औलादों ने मैंने पुलिस के लिए शब्द का इस्तेमाल किया गया है। अंततः 7 सितंबर 2025 को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी और यह झूठी कहानी गढ़ दी कि रेला जंगल में भाकपा माओवादी के साथ मुठभेड़ में जोनल कमांडर अमित हंसदा उर्फ अपटन के मारे जाने की घोषणा कर दी, जो सफेद झूठ है। थारे के टट्टू जल्लाद की औलाद हत्यारी पुलिस सादे पोशाक व निहत्थे कॉमरेड अपटन को कायरतापूर्ण रूप से निर्मम और बर्बरतापूर्ण ढंग से हत्या कर अपनी बहादुरी दिखा रहा है। सादे पोशाक और निहत्थे कॉमरेड अपटन की हत्या पुलिस की बर्बर कायराना और पाशविक चरित्र को दर्शाता है। दिनांक 13 अगस्त 25 को रुगरी गुट्टू मुठभेड़ में कॉमरेड नीलेश उर्फ अरुण को घायल अवस्था में पकड़कर बर्बर शारीरिक यातना देने के बाद ठंडे दिमाग से गोली मारकर हत्या कर दी गई और वे शहीद हो गए। पूर्वी रीजनल ब्यूरो इन सभी शहीदों को सत सत लाल सलाम पेश करते हुए नम आंखों से सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ उनके अधूरे सपनों को पूरा करने का शपथ लेता है। पूर्वी रीजनल ब्यूरो भाकपा माओवादी पुलिस व अर्धसैनिक बलों द्वारा कॉमरेड सहदेव सोरेन उर्फ अनुज, कॉमरेड रघुराम हेम्ब्रम उर्फ चंचल और कॉमरेड राम खिलावन गंजू उर्फ बिरसेन को साजिश के तहत फर्जी मुठभेड़ में बर्बरतापूर्ण हत्या करने, सादे पोशाक और निहत्थे कॉमरेड अपटन को पकड़कर कायरतापूर्वक हत्या कर मुठभेड़ की झूठी कहानी गढ़ने और घायल अवस्था में कॉमरेड अरुण को पकड़कर हत्या करने के परंपरागत बेहाई करतूत की तीव्र निंदा व भर्त्सना करने के साथ तीव्र विरोध प्रकट करती है। पुलिस द्वारा साजिश के तहत फर्जी मुठभेड़ में कॉमरेड सहदेव सोरेन, रघुराम हेम्ब्रम और रामकलावन गंजू की हत्या करना, सादे लिबास व निहत्थे कॉमरेड अपटन की हत्या करना
और घायल अवस्था में कॉमरेड अरुण को पकड़कर यातना देकर हत्या करना ना तो कोई नई घटना है और ना ही आश्चर्यजनक। तथाकथित लोकतांत्रिक व्यवस्था जो कि वास्तव में शोषणमूलक व्यवस्था व सत्ता है, शोषक वर्ग की शोषण मूलक व्यवस्था में शोषक वर्ग के हित की रक्षा करने वाली भारत की पुलिस, अर्धसैनिक बल और फौज से ही अपेक्षा की जा सकती है। शोषक वर्ग के भारत की पुलिस, अर्धसैनिक बल और फौज से मेहनतकश जनता की रक्षा व सुरक्षा करने की आशा या उम्मीद करना मूर्खता है। मुक्ता के सिवा और कुछ नहीं हो सकता है। वे कभी भी मेहनतकश जनता की रक्षक नहीं हो सकती, भक्षक ही हो सकती है। छत्तीसगढ़ और झारखंड में माओवादी के सफाया के नाम पर निर्दोष आदिवासी और मूलवासी मेहनत जनता की फर्जी मुठभेड़ में इक्का दुक्का आदमी की हत्या तो छोड़िए, सामूहिक नरसंहार किया जा रहा है। और हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह आदिवासियों के हत्यारा व संहारक अमित शाह जी आदिवासी मूल निवासियों की हत्या करने वाले हत्यारे पुलिसकर्मियों की पीठ थपथपा रहे हैं। उनकी बर्बरतापूर्ण कार्रवाइयों को ऐतिहासिक घटना और स्वर्णिम अध्याय के रूप में परिभाषित करते हैं, जो कि वास्तव में आदिवासी मूलवासी के रहनुमाई करने वाले की अभूतपूर्व व ऐतिहासिक बर्बर हत्या व नरसंहार को दर्शाती है। पुलिस व अर्धसैनिक बलों द्वारा नक्सलियों या माओवादियों के सफाया के नाम पर किए जा रहे हत्या लीला में आदिवासी मूलवासी और दलित पुलिस व अर्धसैनिक बलों द्वारा नक्सलियों या माओवादियों के सफाया के नाम पर किए जा रहे हत्या लीला व में आदिवासी मूलवासी और दलित समुदायों के लोगों की हत्याएं हो रही है। हजारीबाग के पाती टेरी में की गई हत्या में शिकार कॉमरेड सहदेव सोरेन, रघुराम हेम्ब्रम और आदिवासी हैं और राम खिलावन गंजू मूलवासी हैं। पश्चिमी सिंहभूम में पुलिसिया हत्या के शिकार कॉमरेड अपटन हंसदा, नीलेश उर्फ अरुण आदिवासी हैं और पश्चिम सिंहभूम के ही लिपुंगा में हत्या किए गए 5 आदिवासी हैं। टोकलो थाना अंतर्गत जंगल में हत्या किए गए बुथुराम मुंडा आदिवासी हैं। बड़ौदा में हत्या किए गए काली मुंडा और रीला माला आदिवासी हैं। बोकारो जिला के लुगु पहाड़ में पुलिस द्वारा हत्या किए गए 8 लोगों में से कॉमरेड विवेक उर्फ करम सहित 7 लोग आदिवासी हैं और एक मूलवासी हैं। वहीं जिलगा पहाड़ में हत्या किए गए कुंवर मांझी आदिवासी हैं। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। यहाँ हम केवल उदाहरण स्वरूप तत्कालीन घटनाओं का उल्लेख कर रहे हैं। इन हत्याओं से यह साफ है कि झारखंड के माओवादी आदिवासी मूलवासी और दलित है। माओवादियों की हत्या करने का मतलब आदिवासी मूलवासियों दलितों की हत्या। कॉमरेड सहदेव सोरेन, राम हेम्ब्रम, बिरसेन और कॉमरेड अपटन की हत्या तो फर्जी मुठभेड़ में किए ही हैं। दिनांक 13 अगस्त को दुगुनिया रुगरी गुट्टू बनग्राम के नजदीक जंगल में मुठभेड़ के दौरान कॉमरेड नीलेश उर्फ अरुण को पैर में गोली लगा था। पुलिस उनको घायल अवस्था में पकड़कर निर्ममता पूर्वक यातना देकर हत्या कर दी। उस मुठभेड़ के बाद भागदौड़ में अपने दल से बिछड़ जाने के बाद कॉमरेड गुरुचरण और कॉमरेड बासमती को पुलिस पकड़ी है और गुप्त करके रखी है। उसका खुलासा अभी तक नहीं किया है। दिनांक के मतलब ये आप समझिए कि 27 तारीख जारी हुआ ये पर्चा, ये प्रेस विज्ञप्ति और 4 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था। उनमें से कॉमरेड संदीप और शिवा की गिरफ्तारी का खुलासा तो बहुत दिनों के बाद किया गया, लेकिन कॉमरेड जयकांत की गिरफ्तारी के संबंध में दक्षिणी जोनल कमेटी द्वारा प्रेस बयान जारी किए जाने के बावजूद अभी तक खुलासा नहीं किया गया है। हो सकता है पूछताछ के दौरान ज्यादा शारीरिक यातना देने के कारण उनको दिखाने लायक स्थिति में नहीं होगा, इसलिए खुलासा या कोर्ट में पेश नहीं किया जा रहा है। यह संभवतः पुलिसी अभियान के दौरान उनसे पायलटिंग करवाया जा गया है, क्योंकि कुछ गांवों में उनको पुलिस साथ देखे जाने की सूचना है। पायलटिंग शब्द का क्या मतलब है ये तो मुझे नहीं पता,
लेकिन लगता है इससे है कि उससे रेकी करवाने की कोशिश की जा रही होगी, पकड़ करके कहाँ कौन सा आदमी है उसको पहचान करवाने के लिए घुमाया जा रहा होगा। शायद मुझे यह लगता है कि इसका मतलब यही होना चाहिए। लेकिन एक चीज जो आपने देखा पिछले दिनों जो अ, कोषा की, राजू की, दादा की जो गिरफ्तारी हुई थी, वो 10 दिन पहले हुआ था। 10 दिन तक उनको यातना दी गई, भर यातना दिया गया, उसके बाद जाके जंगल लग के गोली मार दी गई। तो पुलिस की कार्रवाई आम होती जा रही है कि आदमी को गिरफ्तार करके गुप्त कर देते हैं, वो किसी को बतलाते नहीं है, और बाद में यातना देते देते या तो मार डालते हैं, या फिर जब वो किसी काम पे नहीं बचते हैं तो उनको गोली मार देते हैं, तो ले जाकर जंगल में अब बोलते हैं फर्जी मुठभेड़ में ये हत्या हुई है। ऐसे हजारों उदाहरण पुलिस के लिए हैं। पुलिस ने आम जनता पर हमला किया है। मजेदार बात यह है कि पुलिस जिस जनता के टैक्स के पैसे से जीती है, पुलिस उसी जनता को उसी टैक्स के पैसे से गोली मारती है। तो उसी तरह की बात हो गई, हम तो संविधान मानेंगे नहीं, लेकिन तुमको संविधान मानना होगा। तो ये पूरी चीज है इसका कि एक विश्लेषण यहाँ पर माओवादियों की इस प्रेस विज्ञप्ति में किया गया है कि अगर संविधान का पालन आप करेंगे तभी लोगों को भी आप कह पाएंगे संविधान का पालन करो। मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि गांधी जी की जब हत्या हुई थी और संघी ने किया था, तो उस संघी को लोगों ने पकड़ लिया था। पकड़ने के बाद हत्यारे को लोग पीट पीट कर मार सकते थे, उनकी मॉब लिंचिंग कर सकते थे, लेकिन चूंकि संविधान पर लोगों का भरोसा था, सरकार भरोसा करती थी संविधान पर, इसलिए उनको मारा नहीं, उनको पुलिस के हवाले कर दिया गया। कोर्ट ने बाद में उसको फैसला दिया और फांसी पर लटकाया। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ है कि अगर आप संविधान का पालन करते हैं तभी दूसरे संविधान पालन करने के लिए भी कह सकते हैं। अन्यथा अगर संविधान का पालन आप खुद नहीं करते हैं, किस मुंह से दूसरे को संविधान पालन करने के लिए आप बाध्य कर पाएंगे। ब्यूरो पुलिस व अर्धसैनिक बल में कार्यरत आम पुलिसकर्मियों की या जवानों जो आदिवासी, मूलवासी, दलित व मेहनत वर्ग के हैं, उससे अपील करता है कि खूंखार पुलिस अफसरों के निर्देश पर कानून व मानव अधिकार का उल्लंघन कर इस तरह के बर्बर कार्रवाई करने से बाज आए व विरोध करें। अन्यथा हमारी पार्टी की अपने बंद दोस्तों के साथ जैसे को तैसा जवाब देने की नीति नहीं रहने, हमारी पार्टी व जनसेना आपको वर्ग दोस्त समझने के बावजूद अगर पुलिस की रही रवैया रहेगा और आप उसमें शामिल होंगे, तो हम भी सादे पोशाक और निहत्थे पुलिस जवानों पर जवाबी कार्रवाई करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। इसके लिए सरकार, पुलिस अफसर और ऐसे बर्बर कार्रवाई में शामिल जवान खुद जिम्मेवार होंगे। निश्चित तौर पर ये जो चीज़ है बहुत ही महत्वपूर्ण उन्होंने लिखा है कि पुलिस बेशक उनके वर्ग दोस्त हैं, लेकिन अगर उनका रवैया यही रहेगा तो, और उसमें शामिल होंगे बर्बर यातना देने में, हत्या करने में माओवादियों के लोगों को अगर, तो पुलिस अफसर भी जो है सादे पोशाक में घूमते हैं, बाजार जाते हैं, स्कूल जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, तो उन पर भी जवाबी कार्रवाई हम इसी तरीके से करेंगे। ये माओवादियों के बयान है, और इसमें उन्होंने ये भी कहा है कि इसके लिए जो जवान हैं वो खुद ही जिम्मेवार होंगे। अगर ऐसा होता है तो बहुत ही मुश्किल स्थिति बनेगी पुलिस के लिए भी। आप लोग भी आगे लिखते हैं, आप लोग भी बहुत जवान संघर्षशील क्षेत्र के हैं, आप पर भी, आपका घर भी ग्रामीण क्षेत्रों में है, हम भी आपके ऊपर ऐसी कार्रवाई कर सकते हैं। इसलिए मेहनतकश वर्ग के घराने के जो भी पुलिस, अर्धसैनिक बल और फौजी जवान इस पर गंभीरता से सोचें और पुलिस द्वारा हमारे साथियों को पकड़कर फर्जी मुखबिर में हत्या करना छोड़ दें। गिरफ्तार हमारे साथियों को अविलंब कोर्ट में पेश करवाने की आपके पास यह हमारी नम्र अपील के साथ चेतावनी भी है। इसके पहले भी एक घटना घटी थी, आज से लगभग बहुत साल पहले, लगभग 10-12 साल हो गए हैं, या उससे ही पहले की बात है, जब ऐसी तरह के जो माओवादी के नेता थे, उनके भी बच्चे को जो है पुलिस तंग करती थी, परेशान करती थी, पकड़ने की चेष्टा करती थी और छापामारी करती थी उनको पकड़ने के लिए। माओवादियों ने उस वक्त भी पत्र जारी किया था और बताया था कि अगर आप हमारे नेताओं के बच्चों को पकड़ेंगे, परिवार को परेशान करेंगे, तो हम भी
पुलिस अफसरों के बच्चों को पकड़ेंगे और उनको उठाएंगे। मसलन पुलिस अधिकारी को ना सुरक्षा रहता है, राइफल रहता है, बंदूक रहता है, उसके लिए बहुत सारे हजारों हजार लाखों लाख फौज रहते हैं, लेकिन उनके बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं वह तो बंदूक लेकर नहीं घूमते। उनके पीछे आप सुरक्षा गार्ड भी तैनात नहीं कर सकते उस तरीके से। तो निश्चित तौर पर अगर माओवादी चेतावनी दिया था उस वक्त में कि अगर पुलिस हमारे बच्चों को, हमारे अफसर, हमारे नेताओं के बच्चों को परेशान करेगी अगर, या हमारे कार्यकर्ता के बच्चों को परेशान करेगी अगर, तो हम भी नेताओं, अफसरों के बच्चों को, मंत्रियों के बच्चों को उठाना शुरू कर देंगे उनके स्कूल से या अन्य किसी भी जगह से। यही बात यहाँ पे इन्होंने स्पष्ट किया है कि बहुत सारे सैनिक जो हैं वो संघर्षशील इलाके में ही रहते हैं, उनका परिवार रहता है। तो अगर इस तरह से हत्या की जाती है, निश्चित तौर पर उन पुलिस जवानों को बहुत ही महंगा पड़ेगा अगर वो इस तरह की हरकत नहीं छोड़ते हैं। और तो निश्चित तौर पर उनके परिवार जो संघर्षशील इलाकों में रहते हैं उनको भी उठाना लोग शुरू कर देंगे, पकड़ना शुरू कर देंगे। ये जैसे को तैसा का एक नीति ये अपनाने जा रहे हैं, ये चेतावनी दिए हैं या अपील किए हैं, ये इन्होंने अपने विज्ञप्ति में स्पष्ट किया है। जग जाहिर है कि आज ब्राह्मणीय हिंदुत्व फांसीवादी भाजपा नीति केंद्र के मोदी सरकार के दिशा निर्देशन में पुलिस द्वारा ऑपरेशन कगार के तहत शोषण जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने वाले साम्राज्यवाद, दलाल, नौकरशाह, पूंजीपतियों और सामंती जमींदारों के शोषण के खिलाफ आवाज उठाने वालों को माओवादी का ठप्पा लगाकर और माओवादी क्रांतिकारियों को उग्रवादी आतंकवादी का करार देकर देशव्यापी बर्बरता फांसीवादी हमले चलाए जा रहे हैं। कॉमरेड सहदेव सोरेन, रघुनाथ हेम्ब्रम, वीरसेन, अपटन, अरुण और कॉमरेड जयकांत बासमती गुरु चरण के ऊपर बर्बरतापूर्ण पुलिसिया कार्रवाई उस फांसीवादी कगार हमले का ही एक अभिन्न हिस्सा और जारी रूप है। ये इनका कहना है। इस पर अगर हम और चीज को देखिए, अगर तभी हाल में जो राहुल गांधी हैं, राहुल गांधी को गोली मार देने की बात भाजपा के प्रवक्ता ने ऑन एयर कहा है, लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मतलब राहुल गांधी को भी अब जो है ये अर्बन नक्सल, एंटी नक्सल या फिर हत्या करने की कोई बात कही जा रही है। दूसरी तरफ लद्दाख में जो शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे मैग्सेसे अवार्ड विजेता सोनम वांगचुक, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और ठंड मुल्क से उठा करके देश के दूसरे हिस्से में जो गर्म जेल है वहां पर उनको रखा गया है यातना देने के लिए। तो सवाल है कि जब शांतिपूर्ण आंदोलन को भी आप उग्रवादी, देश विरोधी, जासूस और फलना चीज बोल सकते हैं, राहुल गांधी जैसे जो शैडो प्रधानमंत्री हैं इस देश के, उनकी हत्या करने की खुली चेतावनी, खुली बात आप टीवी पर बैठ कर दे सकते हैं। तो माओवादी जो कि ब्राह्मणीय हिंदुत्ववादी फांसीवादी भाजपा की सरकार के सीधे निशाने पर है, सीधे उनके खिलाफ संघर्ष में रत है, तो इनकी हत्या पर जो चीजें हैं वो भी हो रही है। ये विज्ञप्ति आगे लिखता है, अतः पूर्वी रीजनल ब्यूरो ब्राह्मणीय हिंदुत्व फांसीवादी भाजपा नीति केंद्र सरकार के दिशा निर्देशन में ऑपरेशन कगार के तहत जारी बर्बर फांसीवादी पुलिसिया दमन अभियान व राज्य आतंक के खिलाफ आहूत प्रतिरोध सप्ताह और एक दिवसीय बंद को सफल करने के लिए अपनी अधीनस्थ सभी पार्टी कमेटियों और पूरी पार्टी कतारों, फौजी फॉर्मेशनों, जन संगठनों और समर्थक क्रांतिकारी जनता से आह्वान करता है। साथ ही किसान मजदूरों, छात्र नौजवानों, मेहनत महिलाओं, प्रगतिशील जन संगठनों, वकीलों, डॉक्टरों, इंजीनियरों, शिक्षकों, छोटे दुकानदारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, मानव अधिकार कार्यकर्ताओं, निम्न पूंजीपतियों, राष्ट्रीय पूंजीपतियों और वरिष्ठ प्रबुद्ध नागरिकों से अपील है कि फांसीवादी कगार हमले व राज्य आतंक के खिलाफ एकजुट फांसीवादी विरोध संयुक्त मोर्चा बनाकर प्रतिवाद व प्रतिरोध हेतु आवाज बुलंद करें और फांसीवादी हमले व राज्य आतंक के खिलाफ पूर्वी रीजनल ब्यूरो द्वारा आहूत प्रतिरोध सप्ताह व एक दिवसीय बंद को सफल करने में मदद व सहयोग करें। ये संकेत हैं प्रवक्ता जो कि पूर्वी रीजनल ब्यूरो भाकपा माओवादी के हैं।
इसमें जो नोट में एक चीज दर्ज किया गया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस नोट में बताया गया है कि दूध गाड़ी, प्रेस की गाड़ी और मरीज को ले जाने वाला एम्बुलेंस बंद से मुक्त रहेगा। जब यहाँ एम्बुलेंस की बात करें तो एक चीज याद आता है, कई बार पुलिस भी अ, एम्बुलेंस में बैठ करके माओवादियों को मारने के लिए पहुंचते हैं। शायद इसीलिए इसमें लिखा गया है मरीज को ले जाने वाला एम्बुलेंस रहेगा। अगर मरीज जा रहा है एम्बुलेंस में तो ये बंद से मुक्त रहेगा, लेकिन अगर एम्बुलेंस में पुलिस बैठ करके जा रही है अगर है तो वो बंद से मुक्त नहीं रहेगा। ये शायद इस बात के लिए भी ये साफ साफ लिख दिए हैं कि मरीज को ले जाने वाला एम्बुलेंस बंद से मुक्त रहेगा। तो ये भी एक चीज है जो कि माओवादियों ने अपने पर्चा को तैयार किया था 27 सितंबर को, और इस पर्चे में जो चीज दर्ज की गई है वह देखने की बात है, और लोग आप दर्शक प्रबुद्ध हैं, देखें समझें और क्या सोचते हैं वो समझें। इन सब में जो एक महत्वपूर्ण बात हो रही है कि जिस तरीके से अमित शाह ने खुलेआम चेतावनी दिया कि कोई वार्ता नहीं होगी माओवादियों के साथ, बस हथियार रखो, सरेंडर करो। तो इस मामले में ये जो आप देख पा रहे हैं ईस्ट रीजनल ब्यूरो के जो लोग हैं, जो माओवादी हैं, इन्होंने साफ साफ स्पष्ट कहा है, और उन्होंने ये भी कहा है कि हमारे लोगों की अगर हत्याएं इस तरह से की जाएगी अगर बर्बरतापूर्ण तरीके से, तो फिर हम जो है पुलिस को सादे कपड़े में या बाजार में घूमते हुए या कहीं पर भी उसके घर पर भी जाकर के हम अटैक कर सकते हैं, उनके परिवार पर भी इस तरह से हमले हो सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी चेतावनी है। देखना है कि अमित शाह इन चीजों से कैसे निपटते हैं, और अमित शाह का जो मॉडल है 31 मार्च 26 का, वो वो तो खुद ही बोल चुके हैं कि वो संभव नहीं है। 31 मार्च 26 तक का जो उन्होंने ये किया है वो खुद ही बोल दिया है कि नहीं खत्म होगा। हथियारबंद माओवादी भले खत्म हो जाए, लेकिन वैचारिक माओवादी जो पूरे देश भर में फैले हुए हैं वो खत्म नहीं होंगे। लेकिन हथियारबंद माओवादी जो पहले पूरी पार्टी को खत्म करने की बात कर रहे थे, अब वो हथियारबंद माओवादी को खत्म करने की बात कर रहे हैं। मतलब ये भी एक अजीब ट्रैप है कि हथियारबंद माओवादी और बिना हथियारबंद माओवादी। तो हथियार ऐसा कुछ नहीं होता है, माओवादी माओवादी होते हैं, वो हथियारबंद और बिना हथियार के वाला मसला नहीं होता। लेकिन इसमें एक मजेदार बात यही है कि जितनी पैमाने पर माओवादी की हत्या हो रही है या सरेंडर हो रहे हैं या उनकी गिरफ्तारी हो रही है, अगर अमित शाह की भाषा में आंकड़े में बात करें हम, अगर लगभग 10,500 लोग जो है या तो सरेंडर किए हैं या फिर जेल भेजे गए हैं या फिर मारे गए हैं इन शायद कुछ सालों में, 1-2 साल के अंदर में। तो अगर इतनी बड़ी तादाद माओवादियों की थी, तो हम जो कुछ डीआरजी की जवानों की जब बात करें, अगर हम जो कि बयान दे रहे थे अपने एक बीबीसी के एक रिपोर्टर को, वो बता रहे थे जितनी बड़े पैमाने पर हम सरेंडर कर रहे हैं उससे ही बड़े पैमाने पर वहां पर भर्तियां हो रही है। सरकार का कहना है कि जो कदम वो उठा रही है उसके पीछे उसका लक्ष्य नक्सलवाद को मार्च 2026 तक खत्म करने का है। लेकिन डीआरजी, स्थानीय लोगों की वो फोर्स, क्या उसके सदस्यों को लगता है कि अगले साल तक नक्सलवाद समाप्त हो जाएगा? नक्सली लोग कहाँ समाप्त हो पाएंगे? कई लोग यहाँ सरेंडर कर रहे हैं और कुछ मारे भी जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ से लगातार नई भर्ती भी होती रहती है। सर, इसी वजह से मुझे नहीं लगता कि नक्सलवाद कभी पूरी तरह खत्म हो पाएगा। वो खत्म नहीं होगा, क्योंकि उनके पास लोगों की कमी नहीं है। कुछ मर जाते हैं तो उनकी जगह नए लोग भर्ती हो जाते हैं। ये अलग बात है कि भर्ती का लेवल मतलब जो नए लोग भर्ती हुए हैं उनको वो कितना ट्रेंड होते हैं, वो ट्रेंड का मतलब अलग बन सकता है, लेकिन भर्तियां उससे ज्यादा हो रही है। सलवा जुलूम को भी याद कीजिए, जितना बड़े पैमाने पर सलवा जुलूम में लोगों की हत्याएं की जाती थी, माओवादियों को मारने की दावा किया जाता था, गाँव गाँव में फूके जा रहे थे, उससे बड़े तादाद में माओवादी की तरफ लोग आ रहे थे। दमन जितना होगा माओवादी उतनी तेजी से बढ़ेंगे, आगे चलेंगे। दमन से कभी भी माओवादी खत्म नहीं होंगे, चाहे वो हथियारबंद हो, चाहे वो कलमबंद हो। ये एक बड़ी बात है। इसके साथ ही एक सवाल और उठता है कि आप जो माओवादी है उसके लिए तो आप बहुत लंबे लंबे लुभावने नारे दे रहे हैं, पैसा देंगे, घर देंगे, जमीन देंगे, नौकरी देंगे, बहुत चीज देंगे। तो आप क्या कहना चाहते हैं?
कि जो माओवादी बन के आएगा उसको आप देंगे, जो माओवादी नहीं है उसको नहीं मिलने जा रहा है। इससे तो यही दिखता है। और अगर यही दिखता अगर है तो फिर आप लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि यार पहले तुम माओवादी बनो, फिर माओवादी बनने के बाद फिर तुम सरेंडर करो, इसके बाद तुमको पैसा देंगे। अगर यह चीज इतना ओपन हो जाता है निश्चित तौर पर भारत की आबादी जो है, युवाओं जो है वो माओवादी बन जाएंगे पहले, उसके बाद वो पुलिस को मारेंगे, सरकार को तबाह करेंगे, फिर सरेंडर करेंगे, फिर पैसा मिलेगा, फिर नौकरी मिलेगा। क्या यह टेट और विभिन्न एग्जाम्स की तरह है? यह भी एक एग्जाम बनने जा रहा है? यह भी एक बड़ा सवाल है। देखते रहिए स्वर्ण भूमि को, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हमसे जुड़े रहिए। इसके साथ ही आप इन मसलों पर क्या समझते हैं, आप क्या समझ रखते हैं, वह भी कमेंट सेक्शन में खुला हुआ है, वहां पर आप चाहें अगर अपनी बात को रख सकते हैं। इसके साथ दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि काफी कम संसाधनों में हम काम करते हैं और अपनी बात आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो अगर इसमें आपको लगता है कि हम ठीक ठाक बात कर पा रहे हैं तो हमारा बारकोड आगे दिया हुआ है, वहां पर भी आप कुछ आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। और हमारा चैनल का मेंबरशिप भी है जो कि 89 रुपीज का और 159 रुपीज का 2 मेंबरशिप है। आप चाहें तो उसको मेंबरशिप लेकर के भी हमें सहयोग कर सकते हैं। नमस्कार, मैं रोहित शर्मा। चैनल देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमसे जुड़े रहिए।